हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एफरी सर पर। तो आज हम क्लास 12 के लिए फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक, तो पहले जानेंगे हम वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश होता है वो किसी भी वस्तु का एक गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु पर एक वैद्युत बल या फिर चुंबकीय बल का अनुभव कराता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। किसी भी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु पर वैद्युत बल अथवा चुंबकीय बल का अनुभव कराता है वैद्युत आवेश कहलाता है। देखो, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक है, इसका मात्रक कूलाम होता है और एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। धनावेश क्या होता है? जैसे मैंने किसी वस्तु को रगड़ा आपस में, और रगड़ने के बाद जैसे ये दो वस्तुओं को रगड़ा आपस में, ये दो वस्तुएं नहीं, कोई से शेप और साइज कुछ भी हो, उसका इससे डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैंने इन दोनों को रगड़ा, मान लो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और इस पर क्या होगा? यहाँ पे उसकी जगह खाली रह जाएगी कि जो कोई किसी चीज़ को डोनेट करेगा, दान करेगा, उस जो दान करेगा उसके पास तो कमी हो जाएगी, जो ग्रहण करेगा उसके पास एक्स्ट्रा हो जाएगी पहले की अपेक्षा। तो देखो, इसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है इसकी कि जब कोई वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दान करती है, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दान करती है, दान करने वाली जो वस्तु होती है उसको क्या बोलते हैं? धनावेश। जिसने दान किया है, ठीक है, और जिसने ग्रहण किया है वो क्या, उसको क्या बोलेंगे? ऋण आवेश। बात क्लियर है? चलिए, देखो, जब भी हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का ट्रांसफर करेंगे तो जिस वस्तु ने आवेश को दान दिया है उस पर द्रव्यमान कम होगा, जाहिर सी बात है। और जिसने आवेश को ग्रहण किया है उस पर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? वो डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर हुए हैं। बात क्लियर है? ठीक। अब देखो, आवेशन की विधियां होती हैं कि आवेश को हम किस किस तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। तो डालेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधि, आवेशन की विधि को तीन तरीके से कर सकते हैं आवेशन को उत्पन्न। कितने तरीके से कर सकते हैं? तीन तरीके से। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा, तीसरा प्रेरण द्वारा। किस किस तरीके से? सिर्फ तीन तरीके से हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। कितने? तीन। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा, तीसरा प्रेरण द्वारा। तो घर्षण द्वारा क्या होता है कि दो चीजों को आपस में रगड़ा जाएगा। क्या करेगा? रगड़ा जाएगा। जब रगड़ा जाएगा तब आवेश उत्पन्न कैसे होगा? देखो, दो चीजों को रगड़ा, अच्छे से रगड़ दिया, अब क्या होगा? जैसे दो वस्तु के यहाँ पे मैंने रगड़ा, एक वस्तु दूसरे वस्तु को इलेक्ट्रॉन दान कर देगी, तो जिस किसी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण किया है उस पर आवेश आ जाता है, उसी को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो अचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है, इस घटना को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक। दूसरा चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? चालन द्वारा आवेशन जब दो वस्तुओं को आप कनेक्ट कर दो। क्या करोगे? कनेक्ट कर दोगे। कैसे कनेक्ट करोगे? एक तो न्यूट्रल बॉडी होगी, ऐसी एक उदासीन वस्तु होगी जिस पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक। जिस पर नेगेटिव चार्ज जितना हो उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरी बॉडी कैसी होगी? दूसरी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगी। इसमें केवल क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज़्यादा होगी। इन दोनों को आपस क्या करोगे? आप कनेक्ट कर दो, जिससे इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और इसी को हम क्या कहेंगे कि वस्तु आवेशित होगी।
यानी वस्तु आवेशित होने का मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु आवेशित हो उसका मीन्स है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उस चीज में, उस वस्तु में। ठीक है, एक उदासीन वस्तु और एक ऋणावेशित वस्तु को आपस में जोड़ने पर जो उदासीन वस्तु है वो आवेशित हो जाती है। इस घटना को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। नंबर थर्ड होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि एक तो लेंगे न्यूट्रल बॉडी, कैसी बॉडी लेंगे, न्यूट्रल बॉडी, उदासीन वस्तु लेंगे, और दूसरी लेंगे धन आवेशित वस्तु। क्या लेंगे, एक धन आवेशित वस्तु लेंगे। ठीक, एक वस्तु कैसी लेंगे उदासीन, दूसरी वस्तु लेंगे धन आवेशित। अब इन दोनों को पास लाएंगे लेकिन टच नहीं करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसके पास लेके आते हैं। लो भाई इसको पास लेके आते हैं। अब जब पास लेके आए, ठीक, इन दोनों के बहुत पास लेके आ गए। अब पास लाने के बाद इसमें क्या होगा, अब देखो उसमें हलचल स्टार्ट हो जाएगी। कैसी हलचल होगी कि ये जो है जैसे ये इसके पास में आएगी धनावेशित वस्तु, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज। ठीक, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको दूर भगाएगा। क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, क्योंकि आवेशों की प्रकृति होती है कि जब भी समान आवेश होंगे एक दूसरे को दूर भगाएंगे, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जब असमान आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, तो यही किया उसने कि पॉजिटिव चार्ज तो अपनी ओर बुला लिया और सॉरी नेगेटिव चार्ज अपनी ओर बुला लिया और पॉजिटिव चार्ज भी दूर भगा दिया। अब इसको ना अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इस पर सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अर्थ में आके स्टोर हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इस बॉडी पर केवल बचेगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से जो भी वस्तु चार्ज होगी, आवेशित होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। कि जब एक उदासीन वस्तु और एक धनावेशित वस्तु को एक दूसरे के पास में लाकर बिना स्पर्श कराए रखते हैं तो धनावेश उस वस्तु से जुड़ जाता है और ऋणावेश के पास आ जाता है। फिर इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इससे धनावेश पृथ्वी को चला जाता है और वो वस्तु आवेशित हो जाती है। इस प्रकार के आवेशन को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। बात क्लियर है? तो क्या किया, उदासीन वस्तु एक पॉजिटिव चार्ज वस्तु, यानी जब भी एक उदासीन वस्तु एक धनावेश वस्तु को आपस में पास लाए बिना स्पर्श कराए रख दें तो वह वस्तु ऋणावेश जो होगा उस वस्तु पर वो धनावेश की ओर रहेगा तथा जो धनावेश है वो उससे दूर उठ जाएगा और फिर उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे एक तार के द्वारा, जिससे धनावेश पृथ्वी की ओर चला जाएगा और उस वस्तु पर ऋणावेश रह जाएगा। इस प्रकार वस्तु आवेशित हो जाएगी। इस घटना को क्या बोलोगे, प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। बात क्लियर है? चलिए देखो अब देखेंगे आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण क्या होता है कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो फिर करेंगे क्या, इसका आवेश को न तो उत्पन्न कर पा रहे हैं और ना ही हम नष्ट कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे उसका, तो फिर करते हैं हम उसका ट्रांसफर। कैसे कि जब भी कोई आवेश होगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाएगा। बस ये ऐसा नहीं होता कि आवेश को हम बिल्कुल खत्म ही कर दें या उसको उत्पन्न कर दें, सिर्फ उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर। तो क्या होगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। नेक्स्ट डालोगे आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। अच्छा, अब तक हम कह रहे थे कि आवेश को ट्रांसफर करेंगे, आवेश को ट्रांसफर करेंगे। अब आवेश को ट्रांसफर कैसे करते हैं, आवेश को कैसे स्थानांतरण करते हैं, तो वो बताएंगे आवेश का क्वांटमीकरण किस तरीके से होता है। कि जब भी आप आवेश को ट्रांसफर करोगे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, ठीक है, तो हमेशा वो एक जो मूल आवेश होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, मूल आवेश इसको बोलते हैं
इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल हो, इंटीजर मल्टीपल, कैसा हो, उसका इंटीजर में पूर्णांक गुणज होना चाहिए या पूर्ण गुणज होना चाहिए। जैसे हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, माइनस के 50 इलेक्ट्रॉन दे दिए। आवेश को इलेक्ट्रॉन, इसका क्या है, माइनस क्या हो जाएगा, इसके कि उसने ग्रहण किए, प्लस चिन्ह उसने दान किया है, ठीक है ना। धनावेश और ऋणावेश क्या हो जाएगा आपको, कि इलेक्ट्रॉन दान किया है मतलब धनावेश उस पर, और उसने ग्रहण किया आवेश को तो ऋणावेश है। ऐसा नहीं होगा कि हमने किसी आवेश को ऐसे दिया कि -1/2 आवेश किसी को दे दिया, आवेश इस तरीके से कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे लिखोगे कि आवेश का स्थानांतरण हमेशा एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। क्या लिखोगे, आवेश का स्थानांतरण हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। और नेक्स्ट आओगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप पढ़ना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, देखो पहले आपने पढ़ा हुआ न्यूटन बाबा को, किसको, न्यूटन बाबा को। उन्होंने क्या बताया था कि दो m1 और m2 द्रव्यमान की दो बॉडी हैं, दो निकाय हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तब इनके बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। ये बताया था क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। यही तो बताया था कि जो इन दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था न्यूटन का नियम। अच्छा, अब मैंने ये तो बताया कि अगर ये आपको पता है तो कूलाम का नियम आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे, इन्होंने से कॉपी कर दी इसकी, क्या कि जहाँ पर द्रव्यमान m1 m2 के वहाँ ले दिया आवेश q1 और q2, इनके बीच की दूरी वही r रखी, लेकिन जब आवेश आए तो आवेशों की अलग अलग प्रकृतियां दिखने लगी कि समान आवेश होंगे तो उसको प्रतिकर्षित करेंगे, असमान आवेश होंगे तो आकर्षित करेंगे। लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या करता है, आकर्षण करता है, उसमें प्रतिकर्षण कोई होता ही नहीं है। बात क्लियर है। तो इसमें दो बल लगाएंगे, एक रहेगा आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होगा कि जब भी असमान आवेश हमने रखे तो वो क्या करेंगे, असमान आवेश क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, और समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण दूर भगाएंगे दूसरे। बात क्लियर है। देखो कूलाम से क्या बताया कि कूलाम के नियम के अनुसार दो क्या है, आवेश है। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश जो है बिंदु आवेश, वो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के समानुपाती होते हैं। जो भी इनके बीच बल लग रहा होगा उस बल के, उस जो आवेशों का गुणनफल है वो लगने वाले बल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात तो कही थी, यही कही थी कूलाम, न्यूटन ने, और यही कही है कूलाम ने। बस डिफरेंस कितना हुआ कि जहाँ पे m द्रव्यमान के निकाय थे वहाँ पर आवेश ले ली वस्तु, ठीक। और जब इन दोनों को कंबाइंड किया, F प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r², जब भी कोई यहाँ नियतांक आता है समानुपाती चिन्ह होगा तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। कुछ नियतांक को हम बोलते हैं F = 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। इतना बल लगेगा। तो आप इसकी जो स्टेटमेंट है उसको कैसे लिखोगे कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, यहाँ पे हम वैद्युत बल क्यों बोला है क्योंकि वैद्युत बल दो तरीके का हुआ, एक आकर्षण बल दूसरा प्रतिकर्षण बल। कैसा होगा, एक आकर्षण बल होगा दूसरा प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इतना तो बल लगेगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। कैसा, ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण वो बताएगा इसका चार्ज का नेचर, कि आवेश की प्रकृति किस तरीके की है, ठीक है ना। ठीक, चलो F = फोर्स आ गया, लेकिन ये निकल के आया निर्वात में।
ये किस में निकल के आया, निर्वात में। अच्छा निर्वात क्या होगा, बहुत से बच्चे ये भी जानते होंगे निर्वात होता क्या है। तो निर्वात होता है किसी जगह से जितनी भी ऑक्सीजन उसको निकाल दो, बाहर कर दो, किसके, वैक्यूम पंप के द्वारा उससे निकालोगे तो जो भी बचेगा उसको बोलेंगे निर्वात। जिसमें हम तैरने लग जाएं, जिसमें हम खड़े खड़े तैरने लग जाएं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं निर्वात। ठीक, अगर मैंने एक काम किया, इसको उठा के पानी में डाल दिया, ये सिस्टम बनाया ना, इसको उठा के पानी में डाल दिया, उसके फोर्स में अंतर आएगा। वो अंतर किस प्रकार आएगा उसको देखो। F = होता है 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ये कब होगा, जब भी कोई एक माध्यम आएगा उसके लिए अप्लाई होगा। अच्छा कुछ चीजें इसमें अलग से दिखेंगी। नया वर्ड अपसरण क्या होता है, कि क्या होता है, अपसरण होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और के क्या होता है, माध्यम का परावर्तकांक। ठीक है ना। और कभी कभी इसी को ना इस तरीके से लिख देते हैं, F = 1/4πε Q1 Q2/r²। ये भी माध्यम के लिए ही होता है। ठीक है, देखो अब कहोगे इसकी वैल्यू नियतांक है तो इसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, और फिक्स होती है, वो क्या होती है 1/4πε = 9 × 10⁹। अब इसका मात्रक क्या होगा, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक, अब अच्छा इसकी वैल्यू तो पता पड़ गई। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ठीक, अच्छा अब कहोगे ये भी सर नियतांक है, अपसारण खाली देखो क्या है, अपसारण नॉट नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो को बोलते हैं नॉट, अपसारण नॉट नहीं है, क्यों अपसारण, इसको बोलेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता। अब देखो माध्यम की, तो माध्यम तो अगर पानी होगा तो अलग माध्यम होगा, और कुछ ऑयल है तो उसका अलग होगा, किसी और जगह दिया तो उसका कुछ और होगा। तो इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होगी। फिक्स नहीं होगी तो पता कैसे करेंगे, तो पता करेंगे यहाँ से अपसारण = K अपसारण नॉट, कि उस माध्यम का परावैद्युतांक होता क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर रखी गई थी, इसकी बराबर रखी गई थी। किस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है और निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी है, इन दोनों में रिलेशन निकल जाता है। इसके अलावा कभी पूछा जाएगा, कभी ये पूछ लेगा आप ये बताओ भाई इसकी विमा क्या होगी, इसकी अपसरण की विमा क्या होगी। अब इसको कैसे निकालोगे, देखो जब भी आप निकालोगे इसके अंदर 4π मेनली क्या है, आपको इसका अगर ये पता है कि मात्रक क्या है तो वहीं से आप विमा निकाल सकते हो। देखो मात्रक क्या है, अपसरण का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कूलम यानी आवेश, आवेश की विमा क्या होती है 80, तो A2 और T2 A स्क्वायर की, यानी कूलम स्क्वायर की हो जाएगी A2 और T2। और न्यूटन यानी बल का मात्रक होता है, बल की विमा क्या होती है NLT-2, और मीटर स्क्वायर यानी लंबाई का मात्रक, लंबाई की विमा क्या होती है L और उसकी पावर 2। इन सभी को ऊपर लेके जाओगे तो m की पावर -1, L की पावर कितनी 3, लेकिन ऊपर जाएगी तो -3, और t ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, t 2 ऊपर है तो नीचे से 4 हो गया, और A2। तो अपसरण की विमा क्या होती है m-1 L-3 T4 A2। क्लियर है, कूलम का नियम क्लियर हो गया। चलो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट है कूलम के नियम का सदस्य रूप। क्योंकि बल एक सदस्य राशि होती है, इसका कोई ना कोई एक सदस्य रूप होगा। तो कूलम के नियम का सदस्य रूप होता है वो F वेक्टर = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होता है, तो ये होता है कूलम का नियम। अब सदिश क्या होता है कि कोई आर कैप लगा दिया, आर कैप मतलब एकांक सदिश, और एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है कि आर वेक्टर अपॉन मोड आर वेक्टर। इसका परिणाम कितना आया, जो भी आया होगा परिणाम। तो अगर आर वेक्टर की वैल्यू ये पुट कर दें तो एफ वेक्टर कितना मिलेगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मोड आर वेक्टर, मोड में आर वेक्टर। अब जब मोड आर वेक्टर अंदर उसका परिणाम आ जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर ये आर हो जाएगा और यहाँ पे आर वेक्टर। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इसके वेक्टर फॉर्म होते हैं, ये दोनों। एक तो ये वाला भी और ये वाला भी और ये तीनों क्या होंगे, इसके वेक्टर फॉर्म होते हैं। ठीक, अब देखो कूलाम के नियम का महत्व, कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व क्या है, कूलाम का नियम जो है वो छोटी से छोटी दूरियों से लेकर बड़ी से बड़ी दूरियों के लिए लागू होता है। जैसे कोई भी आप एटम ले लो, जब चार्ज लगा, जब आपने कूलाम का नियम लगाया था तो क्या किया था कि Q1 Q2 कोई आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो धूल का कण होता है वो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो सबसे छोटी जो कण होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में बल लगा उसको निकाल सकते हो, और एक परमाणु भी दूरी, जो दो बड़े बड़े परमाणु ले लें उसकी भी बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। देखो कूलाम के नियम के, देखो अब देखो कूलाम के नियम का महत्व हो गया। कूलाम का नियम जो है आएगा छोटी से छोटी दूरियों से लेकर बड़ी से बड़ी दूरियों के बीच में लगता है। अब कुछ चीजें अंतर देख लो किस किस में। एक तो कूलाम के नियम का अंतर, कूलाम के नियम पता, न्यूटन बाबा ने क्या था, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम के नियम में समानताएं और असमानताएं क्या क्या हैं। देखो कूलाम के नियम में, और पहले तो डालो इसकी समानताएं। समानता क्या होती है, देखो जब भी आपने तो कूलाम का नियम क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और न्यूटन का नियम क्या था, ये तो कूलाम का था, ये न्यूटन का है, क्या है, Gm1m2 अपॉन आर। ठीक, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, समानता क्या क्या मिल रही है। देखो समानता क्या क्या है कि इन दोनों में, देखो ये दोनों जब भी बल लगाएंगे तो किसकी अर्थ करते हैं कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, या फिर ये M1 मास की बॉडी है, ये M2 मास की बॉडी है। यानी कि जब भी बल लगेगा दोनों में वो कैसा लगेगा, सर्वच्छी बल लगेगा। कैसा लगेगा, सर्वच्छी। दोनों के दोनों बल जो होते हैं, दोनों बल सर्वच्छी होते हैं, दूसरी बात पर केंद्रीय होते हैं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन लगेगा, दोनों के केंद्र से ऊपर जाने की जगह होती है ना, उसी के विपरीत लगता है। ठीक, उसको बोलते हैं केंद्रीय। केंद्रीय हो गया, इसमें भी ऐसे लगेगा, बल लगेगा तो ठीक है ना। एक तो क्या समानता हो गई कि ये सर्वच्छी होते हैं और केंद्रीय होते हैं, दोनों बल सर्वच्छी और केंद्रीय होते हैं। अच्छा, दूसरी समानता क्या होगी कि देखो दोनों में क्या है, दूरी की वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है समानता कि दोनों में दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, दोनों बल दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करती है। अब देखो असमानता क्या होती है, असमानता क्या होगी, देखो पहला नंबर। अब इसमें कैसा बल लगता है, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगते हैं, और इसमें केवल आकर्षण बल लगता है। क्या बोलोगे, कूलाम के नियम में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगते हैं, जबकि न्यूटन के नियम में, गुरुत्वाकर्षण नियम में केवल और केवल आकर्षण बल लगता है। ठीक है, दूसरी असमानता क्या है कि जब भी आवेश होगा, देखो ये जो आवेश है कूलाम का नियम वो किस पर डिपेंड करता है, किसी न किसी माध्यम में जाएगा तो वो चेंज होता रहेगा। ये माध्यम पे डिपेंड करता है और ये माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। बात क्लियर है। क्या बोलोगे कि जो कूलाम का नियम है वो कैसा होता है, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियम है वो केवल आकर्षण होता है। दूसरा नियम कि कूलाम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है और
न्यूटन का नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता, तो जहां भी जाएगा सेम ही रहेगा। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।